Hello friends, today we see the next topic, that is the Bohr's atomic model. Before we see the Bohr's atomic model, first we see some concept regarding the Bohr's atomic model. One is nothing but electrostatic force of attraction. If we consider two charges, this is a plus q charge and this is another minus q charge, and these charges are separated by a small finite distance r. Then there is a force of attraction between these two charges because they are unlike charges. Okay, because they are unlike charges, and these two charges are separated by a finite distance smaller. So these charges attract each other. Suppose here the medium is air or vacuum. यहाँ पे जो मीडियम है वो कौन सा है, एयर या वैक्यूम है, और ये दोनों चार्जेस इस मीडियम के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं. देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ये दो चार्जेस है और ये दो चार्जेस एयर मीडियम के अंदर अवेलेबल है. एयर मीडियम के लिए परमिटिविटी कितनी रहती है, एप्सिलॉन 0. एयर मीडियम के लिए परमिटिविटी कितनी रहती है, एप्सिलॉन 0. तो ऐसे सिचुएशन में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. अब ये जो फॉर्मूला आया है इसका जनरल फॉर्मूला अपने को पता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. व्हाट इज q1 प्लस q, What is Q2? मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड चार्ज. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब कितना आएगा, प्लस Q आएगा. सो Q1 के लिए Q, Q2 के लिए Q, सो यहाँ पे आ गया Q स्क्वायर, और डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो आएगा R स्क्वायर. इन दिस केस द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. कि अगर दो चार्जेस एयर मीडियम के अंदर है जहाँ पे परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन 0 है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी दो चार्जेस अगर अपन लेते हैं Q1 Q2 और वो दो चार्जेस अगर स्मॉलर इतने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ऐसे सिचुएशन में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस. ये दोनों चार्जेस जो है वो रेस्ट पोजीशन में है और इसीलिए उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the product of the charges, magnitude of the charges. Remember, product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And inversely proportional to the square of the distance between them. तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों को अगर अपन कंबाइन करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, F proportional to Q1 Q2 upon R square. Therefore F is equal to constant. Therefore F is equal to constant into Q1 Q2 upon R square. What is this constant? This constant is nothing but the constant of proportionality of vacuum. तो यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. ये इसका बेसिक कंसेप्ट है अपने को जो यहाँ पे लगने वाला है. ठीक है. सेकेंड थिंग, फॉर बोर्स एटॉमिक मॉडल वी मस्ट नो द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का क्या कहना है ये भी अपने को यहाँ पे देखना है, क्योंकि बोर्स ने जब उसका एटॉमिक मॉडल फॉर्म किया या जनरेट किया तो उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया था. किस तरीके से वो देखिए. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ये कहना है कोई भी बॉडी जब भी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू. कोई भी बॉडी
जब एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी या रेडिएट करेगी यानी इमिट करेगी, तो ऐसे सिचुएशन में उस बॉडी में एब्सॉर्ब होने वाली एनर्जी या उस बॉडी में से इमिट होने वाली जो भी एनर्जी है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू होगी। कितनी होगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। व्हाट इज एन? एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहां पे n की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो E इज इक्वल टू एच न्यू। यहां पे n की वैल्यू 2 डालेंगे तो E इज इक्वल टू ट्वाइस एच न्यू। मतलब E की वैल्यू एच न्यू और ट्वाइस एच न्यू और थ्राइस एच न्यू और 4 एच न्यू एंड सो ऑन। मतलब कोई भी बॉडी जब एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी या रेडिएट करेगी या इमिट करेगी तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू के फॉर्म में ही इमिट करेगी या एब्सॉर्ब करेगी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग रेडिएशन। वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग रेडिएशन। n इज द इंटीजर, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो E इज इक्वल टू एच न्यू, ट्वाइस एच न्यू, थ्राइस एच न्यू, 4 एच न्यू। इस तरीके से ही बॉडी एब्सॉर्ब भी करेगी एनर्जी को और रेडिएट भी करेगी। ऐसा कभी नहीं भी होगा कि कोई भी बॉडी एनर्जी एब्सॉर्ब करी है एच न्यू बाई 2, थ्राइस एच न्यू बाई 4, 2.5 एच न्यू बाई 3, ऐसा किस तरीके से कभी भी नहीं होगा। मतलब कोई भी बॉडी जब एनर्जी एब्सॉर्ब करी है तो इस तरीके से ही एब्सॉर्ब करेगी और इस तरीके से ही इमिट करेगी। दिस इज कॉल्ड द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और इसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज किया है यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल में। और स्पेशली उसने कौन सा एटम लिया था? हाइड्रोजन एटम। बाय यूजिंग हाइड्रोजन एटम नील बोहर ने यहाँ पे 3 पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन किए। पहला पोस्टुलेट्स है वो रिगार्डिंग टू द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की मोशन एटम के अंदर हमेशा सर्कुलर मोशन ही है इंस्टेड ऑफ स्पाइरल पाथ। जैसे कि अपन ने रुदरफोर्ड्स के ड्रॉबैक्स में देखा था कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन के बजाय वहां पे स्पाइरल पाथ बताया हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से। लेकिन उस ड्रॉबैक को नील बोहर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है किसी भी एटम के अंदर वो हमेशा सर्कुलर मोशन ही है। सेकेंड पोस्टुलेट रिगार्डिंग टू द सिलेक्टेड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम में इलेक्ट्रॉन के पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है किसी भी एटम के अंदर, या यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लिया तो हाइड्रोजन एटम लेते हैं अपन। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उस सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए 0 to लेके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अवेलेबल है। 1 to लेके तो इनफाइनाइट नंबर तक के ऑर्बिट्स है और ये जो ऑर्बिट्स है ये सिलेक्टेड ऑर्बिट है। ये कौन से ऑर्बिट है? सिलेक्टेड ऑर्बिट है। इन सभी सिलेक्टेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो सेकेंड पोस्टुलेट इज रिगार्डिंग टू द सिलेक्टेड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। जैसे कि अपन ने रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स अपन ने देखे थे, उसके अंदर अपन ने बताया था कि थियोरेटिकली अपने को कौन सा स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली व्हेन वी सी देन वी आर गेटिंग अ लाइन स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के जगह या कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम के बजाय अपने को लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था। यानी कभी कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा था, कभी कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या कर रहा था? इमिट कर रहा था। कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं कर रहा था। ये अपने को रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक में ओवरकम हुआ। उसी पॉइंट को यहाँ पे बोर्ड्स ने थर्ड पोस्टुलेट में यहाँ पे क्या किया है? एक्सप्लेन किया हुआ है। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। इन शॉर्ट, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन एटम को कंसिडर किया गया है और हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करके 3 पोस्टुलेट मेंशन किए। जो 3 पोस्टुलेट अपने को बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल किस तरीके से सक्सेसफुल रहा या किस तरीके से वो सक्सेस हुआ, ये इसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो लेट अस सी दीज 3 पोस्टुलेट वन बाय वन। ओके, फर्स्ट पोस्टुलेट अबाउट सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये अपन ने हाइड्रोजन एटम लिया हुआ है। ये हाइड्रोजन एटम जो है ये सेंटर में उसका न्यूक्लियस है जिसके ऊपर प्लस ही इतना चार्ज है और इसके सराउंडिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है? मोशन परफॉर्म कर रहा है। अपन ने हाइड्रोजन एटम लिया। कौन सा एटम लिया अपन ने? हाइड्रोजन एटम। और इस हाइड्रोजन एटम के अंदर, इस हाइड्रोजन एटम के सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसके ऊपर कितना चार्ज अवेलेबल है? प्लस ही इतना चार्ज अवेलेबल है। और इस
न्यूक्लियस के सराउंडिंग में यहाँ पे ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, स्मॉल m है, और जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है, v है, विच इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कुलर पाथ। ठीक है, विच इज ऑलवेज ड्रॉन along the tangent to the circular path। कि जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर ये न्यूक्लियस के ऊपर प्लस ही इतना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का माइनस ही चार्ज है, और उसका मास कितना है, स्मॉल m है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, वेक्टर v से रिप्रेजेंट की गई है, विच इज ऑलवेज along the tangent drawn to the circular path। जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसको कौन से फोर्स की जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस वक्त उस बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना जरूरी होता है। कोई भी बॉडी को अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो वो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती है, या सर्कुलर मोशन उसकी एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। सो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ से मिल रहा है, इसके बारे में नील बोहर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। So during the circular motion, the necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. Which force? Necessary centripetal force is provided by or supplied by electrostatic force of attraction between the charge on the nucleus and the charge of the electron. तो जैसे कि यहाँ पे अपन देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। वी नो दैट इन सर्कुलर मोशन जो भी बॉडी है वो अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी अपन ने देखा कि अगर चार्ज प्लस ही और माइनस ही है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे फॉर्मूला कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू e²/r²। एक चीज ख्याल में रखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस ही, यहाँ पे माइनस ही है, फिर भी अपने को कितना लेना है, प्लस ही लेना है। तो mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 e²/r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इक्वेशन 1 shows that the motion of the electron inside the atom or around the nucleus is always a circular motion, and the necessary centripetal force required for circular motion is provided by electrostatic force of attraction between the charge on the nucleus and the charge on the electron। ओके, यहाँ पे ये दोनों के बीच में वैक्यूम है या लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है, उसके वजह से यहाँ पे क्या आएगा, 1/4πε0, वेयर ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, वेयर ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर मीडियम। लेकिन अपन ने जैसे यहाँ पे वैक्यूम कंसिडर किया हुआ है, स्पेस कंसिडर किया, फ्री स्पेस कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ पे 1/4πε0 इंटू e²/r²। सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट विच रिप्रेजेंट्स द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकेंड पोस्टुलेट, सिलेक्टेड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर कोई भी ऑर्बिट लेते हैं तो वो सिलेक्टेड नहीं है। सिलेक्टेड ऑर्बिट कौन से है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्बिट। सपोज ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट देयर आर नंबर ऑफ ऑर्बिट, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, एंड लाइक दिस देयर आर, सो दिस इज द इनफाइनाइट ऑर्बिट। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट अवेलेबल है। कितने ऑर्बिट्स अवेलेबल है, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स अवेलेबल है। तो एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अवेलेबल है। लेकिन ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अवेलेबल है ये सभी के सभी सिलेक्टेड नहीं है। इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट में से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेक्टेड ऑर्बिट्स अवेलेबल है, और वही सिर्फ सिलेक्टेड ऑर्बिट्स है जो वहां पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए सेकंड पोस्टुलेट क्या मेंशन कर रहा है वो देखिए यहाँ पे। तो सिलेक्टेड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए कंडीशन दी हुई है, बोर्ड्स ने कंडीशन दी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर या किसी भी एटम के अंदर एक सिलेक्टेड ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है।
सिलेक्टेड ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक अपन सिलेक्टेड ऑर्बिट कंसिडर करते हैं और ये जो सिलेक्टेड ऑर्बिट है इस सिलेक्टेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो किसी भी टाइप की एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। When an electron performs circular motion around the nucleus in hydrogen atom, then it does not emit any type of radiation or it does not emit any type of energy. जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो किसी भी टाइप की एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, किसी भी टाइप की एनर्जी इमिट नहीं कर रहा। क्यों? उसके लिए उसने कंडीशन बताई हुई है कि जब वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में किसी भी टाइप की एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है तो वो ऐसे ऑर्बिट में है कि जिस ऑर्बिट के लिए उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम काय के बराबर है? दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन which is revolving around the nucleus without radiating energy. Remember, without radiating energy or without emitting energy is satisfy this condition. That is, the angular momentum of electron is always equals to integral multiple of h upon 2π. 1h upon 2π, 2h upon 2π, 3h upon 2π। तो जिस ऑर्बिट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जिस ऑर्बिट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइप की एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है। जिस ऑर्बिट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो कि बोर्ड्स ने सेकेंड पोस्टुलेट क्या लिया हुआ है। तो बोर्ड से सेकेंड पोस्टुलेट ये लिया गया है कि एटम के अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अवेलेबल है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट में से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट सिलेक्टेड है। लेकिन फिर सिलेक्टेड कौन से है? तो जिसके लिए कंडीशन मेंशन की हुई है कि उस ऑर्बिट में जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। When electron revolves in circular orbit without radiating energy, at that time it must satisfy this condition. That is, the angular momentum of the electron is always equals to integral multiple of h upon 2π, where n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π अगर है उस ऑर्बिट के लिए तो ही वहां पे इलेक्ट्रॉन विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अदरवाइज वो ऑर्बिट अपन कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अपने को पता है, L इज इक्वल टू I ओमेगा। व्हाट इज I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? स्मॉल m। इलेक्ट्रॉन का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? r है। तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? I इज इक्वल टू mr²। इंस्टेड ऑफ ओमेगा वी कैन राइट v अपॉन r, बिकॉज इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन v इज इक्वल टू r ओमेगा। कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके लिए क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू r ओमेगा एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ दिस ओमेगा वी कैन राइट v अपॉन r। तो ओमेगा के जगह पुटअप करेंगे अपन v अपॉन r और I के जगह I यानी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रॉन। I यानी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू mr²। सो बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी गेट L के जगह क्या लिखेंगे अपन? I ओमेगा। इट इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2π। I के जगह क्या पुटअप करेंगे? mr²। ओमेगा के जगह v अपॉन r। इट इज इक्वल टू n h अपॉन 2π। 1 r गेट कैंसल, सो इट इज इक्वल टू mvr। इट इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। व्हाट इज mvr? mvr इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। mvr is nothing but angular momentum and this angular momentum it is equal to nh upon 2π। तो
तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर है तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करेगा, उसका पाथ स्पाइरल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उस ऑर्बिट में जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो किसी भी टाइप की एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। जब एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहा है क्या? नहीं। तो इसके वजह से वहां पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा और उसकी सर्कुलर मोशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, उसका स्पाइरल पाथ वहां पे नहीं रहेगा। ये सेकंड पोस्टुलेट में उसने ड्रॉबैक को क्या किया? ओवरकम किया। थर्ड पोस्टुलेट, लेकिन थर्ड पोस्टुलेट अपने को पता है कि जब अपन ने एक्सपेरिमेंटली चेक किया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बजाय अपने को कौन सा स्पेक्ट्रम मिल रहा था? लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। तो लाइन स्पेक्ट्रा क्यों मिल रहा, उसके लिए एक्सप्लेनेशन पूछा गया, तो उसके लिए उसने तीसरा पोस्टुलेट बताया, थर्ड पोस्टुलेट। अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन, so this is the nucleus, this is the pth orbit and this is the nth orbit. This is the nth orbit. So when the electron is available in the nth orbit, it possesses energy En. When the electron is available in the pth orbit, it possesses energy Ep. अपन ने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के अंदर दो सिलेक्टेड ऑर्बिट कंसिडर किए। अपन ने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के अंदर दो सिलेक्टेड ऑर्बिट कंसिडर किए। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा क्योंकि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा, वो उसकी सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर रहा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो लाइन स्पेक्ट्रा कैसे मिल रहा? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट है तो उसका एनर्जी कैसे रहेगा? कम रहेगा। सो यहां पे Ep इज लेस देन En. Ep is less than En. Energy in the pth orbit is small as compared to energy of the electron in the outer orbit, that is the nth orbit. तो जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिट में से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जंप करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिट में से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जंप करेगा, तो ये दो ऑर्बिट के एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है, ये दो ऑर्बिट के एनर्जी में का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस वो क्या करेगा? यहां पे रेडिएट करेगा। एंड दिस रेडिएट इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू h न्यू। तो कितनी एनर्जी रेडिएट की उसने? h न्यू इतनी एनर्जी रेडिएट की, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन। h is the Planck's constant and nu is the frequency of radiation which is emitted by the electron during its transition from higher energy orbit to the lower energy orbit. तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी के ऑर्बिट में से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो दो ऑर्बिट के एनर्जी लेवल में का जो डिफरेंस है, रिमेंबर n नंबर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी है और p नंबर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास में जो एनर्जी है, वो दो एनर्जी में का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को वो क्या करेगा? रेडिएट करेगा। और इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रा के लिए उसने एक्सप्लेनेशन दिया En माइनस Ep। दिस इज द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth एंड द pth ऑर्बिट। En माइनस Ep इट इज इक्वल टू h न्यू। नाउ दिस इज थर्ड इक्वेशन, this is second equation. So En minus Ep is equal to h nu. This is the third postulate which shows the line spectra. लाइन स्पेक्ट्रा कब मिलेगा? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिट में से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जंप करेगा और ट्रांजिशन होगा, तो उस वक्त वहां पे एक सर्टन एनर्जी को वो रेडिएट करेगा। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? जितनी वो दो ऑर्बिट के एनर्जी में का डिफरेंस है। ये ऑर्बिट की एनर्जी और ये ऑर्बिट के अंदर की एनर्जी, ये दोनों में का जितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को वो क्या करेगा? रेडिएट करेगा। और उस वक्त न्यू क्या रहेगी? उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सो बाय यूजिंग दीज थ्री पोस्टुलेट बोर्स परफॉर्म्स इट्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल लेने क्या है? उसके तीन पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा? सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम।
कि कोई भी एटम अगर अपन लेते हैं तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन हमेशा सर्कुलर मोशन ही है, और उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए उसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करने के लिए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। सेकेंड पोस्टुलेट में क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर या किसी भी एटम के अंदर, तो वो एक सिलेक्टेड ऑर्बिट में है, और उस ऐसे सिलेक्टेड ऑर्बिट में है कि जिस वक्त वो ऑर्बिट के अंदर जब मोशन परफॉर्म कर रहा है, किसी भी टाइप की एनर्जी इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके लिए कंडीशन दी हुई है कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। Electrons are revolving only those selected orbit. Electrons are revolving in only those selected orbit without radiating energy for which the angular momentum of the electron is equal to integral multiple of h/2π। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसका एंगुलर मोमेंटम 1h/2π है या 2h/2π है या 3h/2π है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन सिलेक्टेड ऑर्बिट में है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो किसी भी टाइप की एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर कोई है तो उस कंडीशन में वहां पे एग्जिस्टेंस उसका नहीं होगा, सिलेक्टेड ऑर्बिट में है। तो यहां पे L इज इक्वल टू nh/2π, but L is the angular momentum. We know the relation between the angular momentum, moment of inertia, and angular velocity. So L is equal to I omega from rotational motion. So L is equal to I omega, but I is the moment of inertia. So moment of inertia का फॉर्मूला क्या है? I is equal to mr square, mass of the particle multiplied by square of its distance from the axis of rotation. तो यहाँ पे पार्टिकल यानी कौन है? इलेक्ट्रॉन। उसका मास कितना है? स्मॉल m। उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। सो m इंटू आर स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा? v/r। इलेक्ट्रॉन की मोशन कौन सी है? सर्कुलर मोशन है। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उसके पास में कितने टाइप की वेलोसिटी होती है? दो टाइप की वेलोसिटी होती है। एक लीनियर वेलोसिटी विच इज अलोंग द टेंजेंट, एंड सेकेंड इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा। बाय पुटिंग दीज टर्म्स इन दिस इक्वेशन वी गेट, यहां पे L के जगह क्या लिखेंगे अपन? I ओमेगा। सो I ओमेगा लिख दिया इज इक्वल टू nh/2π। I के जगह क्या पुटअप करेंगे अपन? mr स्क्वायर। ओमेगा के जगह क्या लिखेंगे? v/r इज इक्वल टू nh/2π। 1 r गेट कैंसल, सो mvr इज इक्वल टू nh/2π। So angular momentum, mvr is nothing but angular momentum. L angular momentum है, mvr भी क्या है? angular momentum है। So angular momentum is equal to nh/2π. This is the second condition that must be satisfied by the electron during its circular motion in selected orbit without radiating energy. Remember, without radiating energy. And the third postulate विच इज रिलेटेड टू द लाइन स्पेक्ट्रा की ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, इसलिए उसका स्पाइरल पाथ नहीं है। अब स्पाइरल पाथ नहीं है, इसके वजह से उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली लॉस नहीं हो रही है, और इसीलिए वहां पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा? उसके लिए बोर्ड्स ने थर्ड पोस्टुलेट मेंशन किया, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट। When electron jump from higher energy orbit to the lower energy orbit, then at that time it radiates energy or it emits energy which is exactly equal to the difference, between the energies of the two orbit. वो दो ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस है, उतना डिफरेंस वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एनर्जी रेडिएट कर रहा है ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन from higher energy orbit to the lower energy orbit.
So En minus Ep is equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the corresponding frequency of radiation, कि जो एनर्जी उसने रेडिएट की हुई है इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन के वक्त, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है. Is that clear? If you like my video, then share and subscribe my channel. Thank you very much.